Welcome back to my channel with the next episode, and this is the last episode on this chapter. So let's start it. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चन क्या है? चेक वेदर 6n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, क्या क्वेश्चन से दैट जो 6 है उसकी पावर एक n है और जो उसकी पावर है वो एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है। नेचुरल नंबर यानी जो n है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें ये कहा है क्वेश्चन सेज दैट कि हमारे पास कोई भी 6 की ऐसी पावर जो नेचुरल नंबर हो वो सॉल्व करने के बाद 0 के साथ एंड हो। यानी उसने एक तरह से क्वेश्चन कहा है कि 6 की पावर 1 है, क्या वो 6 से ऐड हो, क्या वो डिजिट 0 से एंड होता है, या फिर 6 की पावर 2 या फिर 6 की पावर 3। कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर जो 6 की पावर में लग जाए और उसका आंसर 0 हो, तो हमें ये चेक करना है कि ऐसा पॉसिबल है कि 6 की कोई ऐसी पावर हो जो नंबर को डिजिट 0 के साथ एंड कर दे। यानी जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 10। अगर 10 की पावर 1 है तो ये एंड विद द डिजिट 0। यानी इसका ये कहने का मतलब कि एंड विद डिजिट 0 मीन्स कि 6 की कोई भी ऐसी पावर जिसको सॉल्व करने के बाद यूनिट प्लेस यानी वंस प्लेस पे 0 आए, ये हमें चेक करना है। तो इसको चेक करने के बाद इस चैप्टर में लगभग हर क्वेश्चन जो इस चैप्टर में है प्रूव करने का क्वेश्चन है, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव होते हैं। हमेशा ही कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव होते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स कि अपनी कही हुई बात को गलत साबित कर देना, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हमें लेट करना होता है, जो हमें प्रूव करना है वही हमें लेट, जो हमें प्रूव करना होता है उससे क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि हमें चेक करना है 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, हमें वो लेट करना होता है जो क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है, उसको हमें लेट करना होता है इसमें। तो हम लेट करते हैं, लेट 6 ऐसे राइट कर लेते हैं ना, इफ पॉसिबल लेट 6n कैन बी एंड विद डिजिट 0। मेरे ऐसा कहते ही मन में क्या बात आती है कि जो ये 6n जो नंबर है ना, उसका 2 और 5 और 10 ये तीनों ही उस नंबर के फैक्टर होते हैं। ठीक है, इस बात को एग्जांपल से समझते हैं। कोई भी नंबर हो जो 0 से एंड होता हो, जो जिसका यूनिट प्लेस पे 0 हो, उसके हमेशा ही 2, 5 एंड 10 फैक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे हम नंबर ले लेते हैं 10।
इसके 2 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है और 10 तो है ही। तो इसका मतलब कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो उसका हमेशा 2 और 5 फैक्टर होता है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 100 है, यूनिट प्लेस पे 0, क्या इसके 2 और 5 फैक्टर हैं? ऑब्वियसली अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 50, दैट मीन्स 2 इज़ अ फैक्टर, और 5 से डिवाइड करेंगे तब भी 20। तो दिस दैट मीन्स एनी नंबर that have 0 at unit place, the number have always factor 2 and 5। ठीक है, तो हमारा ये बात कहते ही कि हमें लेट किया है कि अगर पॉसिबल हो तो 6n डिजिट 0 के साथ एंड करता है, ऐसा कहते ही। तो दिस implies 6n have factor 2 and 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो 6n है उसके पास फैक्टर है 2 और 5। ओके, तो यहाँ तक कोई डाउट? ऑब्वियसली, तो नो डाउट। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे क्वेश्चन में। अब जो 6n है इसकी फैक्टराइजेशन कर लो, यानी 2 × 3 की पावर n। क्या 6 की फैक्टर होते हैं 2 एंड, तो 6n की हमें फैक्टराइजेशन करके इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है ना 6n की, ये क्या कहती है कि 6n के पास 2 और 3 से अलग कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है ना? और ये ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है किसी भी नंबर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं, या कह लो किसी भी नंबर के कोई फैक्टर होते हैं, वो हमेशा फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, और उन फैक्टर्स के अलावा उस नंबर का और कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता, चाहे उसकी पावर में कुछ लगा लो। ठीक है ना? समझ में आया ना हमें ये क्यों लिखा? ठीक है, तो अब इसमें लिखेंगे बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, 6n not have factor other than 2 and 3। ठीक है, कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से हमें पता चलता है कि 6n के पास 2 और 3 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है। ठीक है, बट हमने लेट किया है कि जो 6n है वो डिजिट 0 के साथ एंड होता है, यानी यूनिट प्लेस पे 0 आती है, और उसके डिजिट 0 आने से उसके 2 और 5 दोनों फैक्टर होंगे। बट फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के हिसाब से तो 6n के सिर्फ 2 और 3 फैक्टर हुए, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स। आया ना ट्विस्ट कि जो हमारी बात को गलत प्रूव करता है। ठीक है, जो फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की यूनिकनेस है ना, वो हमारे एजम्पशन को रॉन्ग प्रूव करता है। और अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि जो 6n है वो डिजिट 0 के साथ एंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि यार हमने माना है ना कि हमने एक टाइम के लिए मान लिया। ठीक है, कि हमें एक टाइम के लिए मान लिया कि जो 6n है वो डिजिट 0 से एंड होता है, बट यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ने इसको गलत प्रूव कर दिया
हमारे एजम्पशन को गलत प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या, अगर ये 6n कैन एंड विद द डिजिट 0, यानी अगर ये डिजिट 0 के साथ नहीं एंड होएगा तो ऑब्वियसली नॉन जीरो डिजिट्स के साथ एंड होएगा। इसका मतलब क्या है, 6n कैन नेवर बी एंड विद द डिजिट 0। और यही इसका क्वेश्चन था। कितना सिंपल है। ठीक है, तो अभी इसका थोड़ा लिखने का तरीका देख लेते हैं। अब बाय द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स 6n कैन नॉट हैव फैक्टर अदर देन 2 and 3। ठीक है, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट नहीं लिखते, और सपोजिशन। ठीक है, या फिर आर एजम्पशन। ठीक है, इसने हमारे उसको गलत प्रूफ कर दिया। तो दिस इम्प्लाइज 6n कैन नेवर बी एंड विद डिजिट 0। तो दिस इज होल प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड लिखने का तरीका इसका ये रहेगा कि पहले हमें लेट करना है कि 6n कैन एंड विद डिजिट 0, यानी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लेना है। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के लिए जो क्वेश्चन में हमें चेक करने के लिए बोला है ना, उसको हमें लेट कर डाला, उसको लेट कर डालना है बिना सोचे समझे। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लेट कर दो, और लेट करने के बाद अगर अब ये है डिजिट 0 के साथ एंड होता है, तो कोई भी, हमें पता है कोई भी नंबर जो डिजिट 0 के साथ एंड हो उसके 2 और 5 दोनों ही फैक्टर होते हैं। बट 6n के फैक्टर तो सिर्फ 2 और 3 है। ठीक है, जो हमारे ऑप्शन को रॉन्ग प्रूफ कर देती है। तो दिस मीन्स नेवर एंड विद डिजिट 0। ओके, वैसे ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 9n। इसमें करना है चेक 9n कैन एंड विद डिजिट 0। तो इसको करने के लिए वही सिंपल लेट कर लो पहले यही कि 6n इफ पॉसिबल लेट 9n कैन एंड विद डिजिट 0। ठीक है, दिस इम्प्लाई 6n हैव फैक्टर 2 and 5। ये कहाँ से आया पता है ना, कि कोई भी नंबर डिजिट 0 से एंड हो तो उसके 2 और 5 फैक्टर होते हैं। बट 6n की फैक्टराइजेशन करके ना, बट ये इज इक्वल्स टू 3 into 3 की पावर n। ठीक है, बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, 9n नॉट हैव फैक्टर अदर देन 3। ठीक है, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आर सपोजिशन, हैंस 6n कैन नेवर बी एंड विद डिजिट 0। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस तरह से कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाओ और जट से ओनली 3-4 लाइन्स का क्वेश्चन एंड चुटकी बजाते सोल्व। तो कैसा लगा क्वेश्चन की ट्रिक, ये ट्रिक अपनाओ। इसमें लिखने का भी बहुत अच्छा कंटेंट है। अगर आप मेरी मानो, अगर आप ये कंटेंट यूज़ करो ना, कि जैसे लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप हमने राइट किया, कोई टीचर आपका इस क्वेश्चन में हाफ मार्क्स भी कर सकता, गारंटी है मेरी। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पर। ठीक है, तो अब हमारी 1.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आते हैं। इस एक्सरसाइज में सभी सिमिलर क्वेश्चन है। या तो आपको पूछ लेगा प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, प्रूव दैट रूट कुछ रियल नंबर या रैशनल नंबर दे देगा, प्लस कोई रूट वाला नंबर दे देगा और उसको कहना प्रूव इट इज़ इरेशनल। ठीक है, तो सबसे पहले इरेशनल और रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर इज अ नंबर which is written in the form of p by q।
वेयर क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 एंड पी एंड क्यू हैव कोप्राइम। ये बात सबको पता है कि जो रैशनल नंबर है वो पी बाई क्यू फॉर्म में डिनोट होते हैं, क्यू जहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है और पी और क्यू कोप्राइम फैक्टर होते हैं। कोप्राइम मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिनके पास कॉमन फैक्टर नहीं होते। जिन दो नंबर के पास कॉमन फैक्टर वो कोप्राइम होते हैं। तो अब मैंने कहा है कि इस चैप्टर में लगभग सारे क्वेश्चन जो प्रूव करने वाले होते हैं वो सभी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव। तो इसमें भी ये क्वेश्चन भी सिमिलर वे में प्रूव होगा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है, जो क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए दिए उसको लेट कर ले। तो हमें ऐसे ही किया, लेट √5 इज, जो क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए दिए उसके बिल्कुल अपोजिट लेट करना होता है। ठीक है, तो लेट √5 इज रेशनल नंबर इफ पॉसिबल। ठीक है, अब बोलोगे कि आप यहाँ इफ पॉसिबल लिखते हैं। इफ पॉसिबल यार, क्योंकि हमको तो पता है ना, अंदर से तो फील आता है ना कि √5 इरेशनल है। ठीक है ना, तो हमने कहा कि अगर पॉसिबल हो यार, तो हमने मान लिया कि कहीं 1% भी पॉसिबिलिटी हो ना कि रेशनल नंबर है, हमने लेट कर लिया। ठीक है, और अब इसको रेशनल नंबर लेट करते ही, और हाँ इसमें हमें रैशनल नंबर ही क्यों लेट किया, इरेशनल भी कर सकते थे हम, जैसे पिछला क्वेश्चन किया उसमें सेम लेट किया और वो करा। इसके पीछे भी राज है। इसके पीछे राज ये है कि हमारे पास इरेशनल नंबर, जो हमारे पास इरेशनल नंबर है ना, उसकी परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ है थोड़ी हायर लेवल पे। हमारे 10th क्लास में हमारे पास इरेशनल की इतनी खास जानकारी, ठीक है, 10th लेवल में। तो 10th लेवल में तो इरेशनल नंबर प्रूफ किया। अब इरेशनल नंबर को लेट करते ही √5 इक्वल्स टू ई बाई क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यार। हमने ही तो कहा है कि रैशनल नंबर वो होते हैं जो p डिवाइडेड बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, वेयर क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p and q आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, ये बात भी राइट करनी है। अगर आपने क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन सही कर दिया और ये बात आपने नहीं राइट की, तो टीचर के पास फ्रीडम होती है कि वो आपको 1 मार्क्स काटे, हाफ मार्क्स, हम मार्क पक्का काटेगा। ठीक है, तो इसको ऐसा लेट करते ही कि ये रेशनल है तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में आ जाएगा। तो क्यू को उधर शिफ्ट कर लेंगे, √5q इक्वल्स टू p, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5q² इज इक्वल्स टू p। इसको ऐसा करते ही जो 5 है वो p का फैक्टर हो गया, यानी हम इसको p² आ जाएगा ना, स्क्वेयरिंग इस साइड भी होगी। ठीक है, तो p² का फैक्टर हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं p² इज अ मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल हो जाएगा ना। तो हम राइट कर लेंगे अब अगले स्टेप में p² इज अ मल्टीपल ऑफ 5, p² इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड so p is also multiple of 5। ठीक है, तो यानी इससे हो गया कि इसका फैक्टर है, मल्टीपल है। तो हम p को इज इक्वल्स टू 5m या n या a या b, वेयर m and a b c जो whatever you let here इज द नंबर। तो हम p को, अगर हमें पता चल गया कि यार p जो है वो 5 का मल्टीपल है, तो हम p को 5 इंटू कुछ भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे राइट कर लिया। तो अब हम इसकी स्क्वेयरिंग कर देंगे,
स्केयरिंग बोथ द साइड्स, स्केयरिंग बोथ द साइड्स यानी पी स्क्वायर इक्वल्स टू 25m²। ठीक है, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25m²। ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 और लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। और हम ये पता लगाना कि हमें यहाँ पे 5m क्यों राइट किया, क्योंकि हम p को राइट कर सकते हैं ऐसे। यार एग्जांपल के साथ समझो, जैसे एक नंबर है 10, ये 5 का मल्टीपल है और 5 इसका फैक्टर है, तो इसको हम 5m राइट कर सकते हैं, वेयर m इज 2, तो 5 इंटू 2 हो जाएगा। ये ऑब्वियस बात है ना। ये तो अगर 100 है, ये 5 का मल्टीपल है, तो 5 इंटू 20 इक्वल्स टू 100, तो हम इसको भी राइट कर सकते थे 5m। एम यार वो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से हमें p ऑब्टेन होगा, इसीलिए हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। और इसको लेट कर लिया था हमें इक्वेशन नंबर 2। अब जो ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, यानी पुट 2 in 1। तो उसको पुट करते हैं, आएगा 25, इसको इधर राइट कर लेंगे पी स्क्वायर वाली टर्म को, m²। पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये था, तो पी स्क्वायर के प्लेस पे हम 25m² राइट कर सकते हैं, इक्वल्स टू 5q²। ओके, 5q²। तो ये जो ये 5 है, इसको इधर ले जाओ, 25m² डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू q²। 5 5 जो 25, 5m² इज इक्वल्स टू q²। और अब आएगा ट्विस्ट कहानी में, अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ठीक है, अब हमारा जो ये नंबर है, ये भी p का मल्टीपल आ गया, इसका मतलब 5 q का भी फैक्टर है। बट हमें क्वेश्चन में लेट किया था कि ये इरेशनल नंबर है, और अगर ये इरेशनल नंबर है तो जो ये p और q है दोनों को प्राइम नंबर है, और अगर ये दोनों को प्राइम नंबर है तो इनके सिमिलर कोई फैक्टर नहीं है, दोनों के कोई सेम फैक्टर नहीं है, है ना। लेकिन यहाँ तो दोनों के कॉमन फैक्टर आ गए 5, इसीलिए ये भी हमारा कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव हो गया। और जो ये है, इसका मतलब ये रैशनल नहीं, ये इरेशनल हो गया, ऑब्वियसली हो गया ना। चलो देखते हैं कैसे हो गया। तो हेयर सो q² इज इसको भी लेट कर लेते हैं यार बीच में, इसको 3 लेट कर लेंगे, इसको 3 कर लेंगे, और इसको बीच में कर लेंगे 2 लेट। ठीक है ना। तो q² इज मल्टीपल ऑफ 5, तो देन q इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5, इक्वेशन नंबर 4 लेट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। और अगर ऐसा है तो इक्वेशन नंबर 2 and 4 जो हमें 2 इक्वेशन नंबर 2 है जो हमें बताती है कि जो 5 है वो p का फैक्टर है, और इक्वेशन नंबर 4 है जो 5 है वो q का फैक्टर है। तो इक्वेशन नंबर 4 और 5 से हमें पता चलता है कि p and q have common factor 5। ठीक है, तो दोबारा से विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, यानी जो कॉन्ट्राडिक्ट्स, यानी जो गलत करती है हमारे विच कॉन्ट्राडिक्ट आर सपोजिशन। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट्स आर सपोजिशन दैट, क्या था हमारा सपोजिशन कि p and q have are co-prime integers। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो ये कह रहे हैं कि इनके पास कॉमन फैक्टर है, बट यहाँ कह रहे हैं को प्राइम है,
तो हाउ दिस पॉसिबल? तो जो क्वेश्चन दिखाता है वो सच होता है ना हमारी, हम तो यार कुछ भी कह देते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें आ जाएगा दिस इम्प्लाइज आर assumption is wrong, hence root 5 is irrational number। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट सॉल्यूशन है इसका भी सॉल्यूशन अगर आप ऐसे लाइन वाइज करेंगे और ये सभी बात लिखेंगे। अगर आपने यहाँ पे ये बात लिखनी छोड़ दिया, ये छोड़ दिया और ये वाली, तो डेफिनेटली टीचर आपका हाफ या 1 मार्क डिडक्ट करेगा ही करेगा। अगर आप बिल्कुल ऐसे जो ये है ना इसमें बिल्कुल ये सारी बातों को इंडिकेट करो तो आपके इसमें भी फुल मार्क्स आएंगे। कोई भी आपको 1 मार्क या हाफ मार्क भी नहीं, यार हाफ मार्क्स तो छोड़ दो, मैं तो कहता हूँ 0.001 मार्क भी कोई नहीं इकट्ठे करेगा। ठीक है, तो अब हमारी इसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और आता है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। इसमें भी हमें वही मेथड अप्लाई करना है, कॉन्ट्राडिक्शन से इसको भी प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं मेरे साथ। तो इसमें भी कर लेंगे, इफ़ possible let 3 + 2√5 is rational number। और इसको ऐसे ही कहते हैं, तो कहते ही ये क्या बन जाएगा, बोलो मेरे साथ, P/Q। और वेयर Q not equals to 0 and P and Q are co-prime integers। ओके, तो शिफ्ट करो 3 को इधर शिफ्ट करो, 2√5 इक्वल्स टू P/Q माइनस 3, 2√5 इक्वल्स टू P माइनस 3Q/Q, √5 इक्वल्स टू P माइनस 3Q/Q। ठीक है, हाँ, और इस क्वेश्चन में एक और इम्पोर्टेंट बात, कई टीचर्स होते हैं स्कूल में होते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि इस क्वेश्चन में पहले √5 को भी इरेशनल प्रूव करो, देन इसको आगे ऐसे करो, बट नहीं नहीं नहीं। ठीक है, स्कूल में काट सकते हैं टीचर्स मार्क्स इसके ऊपर, तो कर दो, वैसे कोई वो नहीं है, पर लेकिन बोर्ड में कोई इस चीज़ के अपने मार्क्स नहीं काटेगा। हाँ यार, अगर टीचर को प्रूव कराना है कि √5 को भी इरेशनल प्रूव करो, तो इसमें लिख सकता है ना, यहाँ पे आगे क्वेश्चन लिख सकता है, एंड प्रूव एंड ऑल्सो प्रूव √5 इज इरेशनल। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन में इंडिकेट करे फिर तो √5 हमको करना √5 को भी इरेशनल प्रूव करना ही है, फिर तो करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन में इंडिकेट नहीं है ना, तो यहाँ पे √5 को इरेशनल प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, फिर हमें √5 को इरेशनल प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब this one is irrational, why is irrational, why you say कि this is irrational। ठीक है ना, तो ये irrational, तो हम इसको राइट करेंगे here Q not equals to 0 ठीक है, and P and Q are co-prime integers। This implies P minus 3Q/Q is rational number। ठीक है ना, तो दिस इज रेशनल नंबर। ठीक है,
बट वी नो दैट, हमें क्या पता है कि जो रेशनल नंबर है वो हमेशा रेशनल नंबर के ही इक्वल होता है, ठीक है ना। जो रेशनल नंबर है वो हमेशा रेशनल नंबर के इक्वल होता है। क्यों होता है, जो देख लो यार 2 है वो हमेशा 2 के इक्वल होएगा ना, 3 है वो इक्वल्स टू 3 होएगा ना, रूट 5 है तो इक्वल्स टू रूट 5 ही होएगा। तो 2 क्या, 2 रेशनल है और ये 2 भी रेशनल है, 3 रेशनल है, ये भी रेशनल है, यानी तो 3 और 2, तो इसमें क्या है, रेशनल के इक्वल है। ये तो नहीं कह सकता कि मैं 2 इज इक्वल्स टू 2 है कि जो रेशनल है वो इरेशनल के इक्वल है ना, ठीक है ना, और इरेशनल के इक्वल है, इरेशनल के इक्वल है। तो वी नो दैट रेशनल नंबर ऑलवेज इक्वल टू रेशनल नंबर, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, और अगर ये रेशनल है इसका मतलब तो रूट 5 भी रेशनल है, ठीक है ना बात। हाँ यार, अगर ऐसा है कि ये रेशनल है फिर तो ये भी रेशनल हुआ, क्योंकि रेशनल नंबर ऑलवेज इक्वल्स टू रेशनल नंबर, ठीक है, ठीक है। विच कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट फैक्ट, जो फैक्ट को गलत प्रूव करता है कि रूट 5 इज इरेशनल है, ठीक है। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, hence 3 + 2 रूट 5 इज irrational नंबर, hence proved। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन।